नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे आर के राजपूत को, जिसका अभी तक हम लोग चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आज हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हमारा आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। ताप से बचने के लिए कैपेसिटर उपयोग किया जाता है। तो साथियों, ताप से बचने के लिए हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो होता है सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, सिरेमिक कैपेसिटर हम लोग ताप से बचने के लिए उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम टॉलरेंस के लिए कौन सा कैपेसिटर प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, कम टॉलरेंस की बात जब आती है तो अब हमेशा वहाँ पे हम लोग माइका कैपेसिटर प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे माइका कैपेसिटर हमारा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पेपर कैपेसिटर का टॉलरेंस होता है। तो साथियों, पेपर कैपेसिटर का जो टॉलरेंस होता है हमारा वो होता है 10%। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम में अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आयतन आवेश घनत्व की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, आयतन आवेश घनत्व की इकाई कूलम प्रति मीटर क्यूब होती है। मात्रक वाले क्वेश्चन आपको दोस्तों हर एग्जाम में 1 या 2 जरूर मिल जाएंगे। हमारे अगला क्वेश्चन है, गोले का पोटेंशियल होगा। तो दोस्तों, गोले का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, जिससे आप कह सकते हैं गोले का पोटेंशियल जो होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, जो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दोस्तों अगर आपसे पूछ देता है इंटेंसिटी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप वहाँ पे मार्क करेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों ये हो जाता है R स्क्वायर। अगर पोटेंशियल पूछता है तो ओनली R रहेगा। कहीं कहीं आप त्रिज्या आप गोले की अगर आप D लेंगे तो वहाँ पे ये R के जगह पे वहाँ पे ये D हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो दोस्तों, माइका का जो होता है वो होता है 50 से 200 के बीच। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, बेसिक मात्रक आपका होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में, किसमें होता है, वो होता है kb प्रति mm में। इसको भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और पूछ भी सकता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका, मतलब माइका का आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो आप इसे किससे मार्क करेंगे, 3 से 8, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका माइका का कितना होता है, 3 से लेकर 8 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों, ग्लास का जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है 5 से लेकर 12 तक। कभी कभी दोस्तों ये 12 से आपको 18 भी मिल जाएगा, 20 भी मिल जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको मिलेगा, मान लीजिए 5 से 12 दिया है तो ठीक, उसको मार दीजिए। लेकिन कभी 5 से 20 भी दे सकता है तो आप 20 भी मान सकते हैं, लेकिन 5 से 20 के बीच में ही होगा, या 12 से अधिक मान सकते हैं आप। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर है। तो दोस्तों, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए जो हमारा कैपेसिटर यूज करते हैं वो करते हैं एयर कैपेसिटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कैपेसिटर जो केवल डीसी में प्रयुक्त होता हो। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक ऐसा कैपेसिटर है जो ओनली डीसी में प्रयुक्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कैपेसिटर जो ट्रांजिस्टर परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वो कहलाता है सिरेमिक कैपेसिटर। क्यों दोस्तों सिरेमिक हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी परमिटिविटी जो होती है काफ़ी हाई होती है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट यानी छोटे साइज में बनाना आसान होता है। क्योंकि आपको जानते ही हैं दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें हमें कॉम्पैक्ट साइज के ही कैपेसिटर चाहिए। तो उसमें कॉम्पैक्ट हमारा कैसे बनेगा, जिसकी परमिटिविटी हमारी हाई हो। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिरेमिक कैपेसिटर का उपयोग करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कैपेसिटर जो ऑडियो व रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए कपलिंग तथा ट्यूनिंग में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो साथियों, हम लोग माइका कैपेसिटर वहाँ पे उपयोग करते हैं, तो वहाँ के लिए माइका कैपेसिटर जो हमारा होगा वो बेस्ट रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमको लग रहा है पिछले वीडियो में हमने इसको अटेम्प्ट किया था। तो दोस्तों राजपूत की एक खामी ये मान लीजिए आप कि आपको हर बुक में 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो बार बार किसी न किसी के घुमा के आंसर वही पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपको क्या होता है इस बुक में कि आप वही क्वेश्चन 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल रट जाता है। एग्जाम में आपको अगर मिलेगा तो आप 100% इसको सही करके आएंगे, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर है क्या होते हैं दोस्तों, इसके लिए हम लोग माइका कैपेसिटर यूज करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटेंस के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटेंस के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कैपेसिटेंस के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं इलास्टेंस, ठीक है। हम लोग इसको कहते हैं इलास्टेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है जब डायलेक्ट्रिक होमोजेनियस हो। तो दोस्तों हमारा पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होगा वो होगा समान, क्योंकि डायलेक्ट्रिक होमोजेनियस के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको समान होना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है तो पदार्थ का परमिटिविटी क्या होगा। तो साथियों उसका जो परमिटिविटी होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने दोस्तों पढ़ा होगा E = D/ε, ठीक। अगर E को ही आप जानते हैं दोस्तों कि इंटेंसिटी कह दिए या पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज़ है। तो कोई को यहाँ पे E की जगह G भी लिखते हैं, तो आपको जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पूछा है, किसी पदार्थ का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है तो पदार्थ का परमिटिविटी क्या होगा। तो अगर आपके पास दोस्तों इसकी वैल्यू कम है तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिंपल सी बात है इसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर ज़्यादा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटर के साथ हमेशा रहता है। तो दोस्तों कैपेसिटर के साथ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा जब किसी माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी εr हो। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वो तो ऐसे दोस्तों लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग को ये रिवाइज हो जाए। आप भी एक बार अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक। इसके दोस्तों अगर आप मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समविभव पृष्ठ पर किसी भी भाग पर पोटेंशियल होगा। तो दोस्तों इसके नाम से ये जैसे आपको लग रहा है कि एक समविभव पृष्ठ मतलब कि इक्व पोटेंशियल, मतलब हर जगह पोटेंशियल जहाँ समान हो तो पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत रोधी की धारिता होती है। तो दोस्तों विद्युत रोधी जो गोले की होती है, दोस्तों यहाँ पे गलती हो गया है, आप इसको देख लीजिएगा। विद्युत रोधी जो होगा यहाँ पे गोले, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में होना चाहिए गोले, ठीक है। तो विद्युत रोधी गोले की धारिता होगी 4πε0ε r और F। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों शरीर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने को क्या कहते हैं, हम लोग चार्ज कहते हैं। कभी आप देखते हैं दोस्तों, अभी हम लोग अगर बाल में हाथ को कागज़ से रगड़ते हैं तो एक चार्ज उत्पन्न होता है। तो क्यों होता है, वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब बहुसंख्यक आवेश में होते हैं, मतलब संख्या में होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं हम लोग चार्ज कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव
दोस्तों सारों इसको ये परमिबिलिटी नहीं होगा, ये होगा परमिटिविटी। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये होगा हमारा परमिटिविटी, ये होगा परमिटिविटी की इकाई होती है। तो दोस्तों इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रभाव जिससे अनावेशित आवेश पास में रखे आवेशित आवेश को आवेशित हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक, ये जो चार्ज है, ठीक, ये अनचार्ज है। तो दोस्तों जब यहाँ से ऐसा निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो ये इसको चार्ज कर देगा। तो ये इसके कांटेक्ट में तो है नहीं, टच में तो इसके बिल्कुल नहीं है। तो ये किस मेथड से चार्ज हो रहा है, तो बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन के थ्रू ये चार्ज हो रहा है। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे यही पूछा गया, वो कौन सा प्रभाव है जिससे अनावेशित आवेश पास में रखे आवेशित आवेश से आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो इंडक्शन के थ्रू आपका चार्ज हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिट ट्यूब ऑफ फ्लक्स को जाना जाता है। तो दोस्तों यूनिट ट्यूब ऑफ फ्लक्स को फराडे के नियम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। तो दोस्तों वैद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साथियों, E=F/Q। तो बल्ब क्या होता है न्यूटन, चार्ज से क्या होता है कूलम, तो क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलम। इसका आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा जिसे हम लोग कहते हैं E=V/D। ये भी इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज के कारण क्षेत्र के भीतर विद्युत तीव्रता के मान सहायता से पाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हम लोग किससे पा सकते हैं, ये पा सकते हैं कूलम लॉ से। ठीक, क्योंकि आपको अगर विद्युत तीव्रता निकालना है तो उसके लिए क्या पाना पड़ेगा आपको, पहले फोर्स। ठीक, आप फोर्स कैसे निकालेंगे, आप दो पॉइंट के बीच फोर्स आप लोग कूलम लॉ के अनुसार ही निकालते हैं। इस सीरीज के हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, फोर्स क्या होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये क्वेश्चन आपका फोर्स का होता है, बल का। तो हम लोग किसके अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, तो कूलम लॉ के अनुसार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स घनत्व D तथा इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता E के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, D=ε0E, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। कभी कभी आप इस फार्मूले को ऐसे इस रूप में भी देखते होंगे, E=D/ε, जो हम लोग भी पिछले क्वेश्चन में इसको किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एक है। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन यानी विद्युत का जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक है। तो दोस्तों इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, थिकनेस बढ़ाने पर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो दोस्तों थिकनेस बढ़ाने पे वो घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा G=V/D। ठीक, अगर आपने थिकनेस बढ़ाया यानी उसकी मोटाई बढ़ी, तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, उसकी तीव्रता या कह लीजिए या पोटेंशियल ग्रेडियंट कह लीजिए, तो दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपने इसकी थिकनेस बढ़ाया तो ये ऑटोमेटिक घटेगा, तो क्या हुआ, घट जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के गुण को कहते हैं। तो उसकी गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसे कहते हैं धारिता, संधारित्र की धारिता। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटर के अप्लाइड वोल्टेज के परिवर्तन पर
इस डैश डैश घट जाता है वह राशि कौन सी है? तो दोस्तों वो राशि क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी कैपेसिटेंस। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा C = Q/V। ठीक, अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज में परिवर्तन करेंगे तो उसके जो कैपेसिटेंस में होगा उसमें भी परिवर्तन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केबल कैपेसिटर में वोल्टेज ग्रेडियंट का मान किसके सतह पर अधिकतम होगा? तो दोस्तों आप जैसे ये मान लीजिए आपने ये कंडक्टर लिया, ठीक, ये आपका क्या हो गया? मेटेलिक शीट। ठीक, जैसे ये कंडक्टर पूरा आपका हो गया, इसका सरफेस है कंडक्टर का, ये इसका ये आर मान लीजिए। ठीक, ये आपका मेटेलिक शीट हो गया, उसका इंसुलेशन मतलब। ठीक, बीच में क्या हो सकता है? ये कंडक्टर सरफेस हो गया। तो दोस्तों क्या पूछता है? केबल कैपेसिटर में वोल्टेज ग्रेडियंट का मान किसके सतह पर अधिकतम होगा? तो दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये Gmax = 2V/d log ED/d। ठीक, यानी स्मॉल डी, यानी आप यहाँ पे आर न लेके आप यहाँ डी ले लीजिए, चाहे आर ले लीजिए, आपकी इच्छा है। तो क्या पूछा है कि आपका अधिकतम कहाँ पे होगा? Gmax कहाँ पे होगा? तो जहाँ पे स्मॉल डी कम हो। ठीक है, स्मॉल डी पे डिपेंड करेगा, यानी आपके सरफेस पर ही क्या होगा। तो केबल कैपेसिटर में वोल्टेज ग्रेडियंट का मान किसकी सतह पर अधिकतम होगा? तो वो होगा कंडक्टर की सतह पर, यहीं पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों किसी संधारित्र की धारिता हम लोग प्लेट एरिया, प्लेट सेपरेशन और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा C = ε0 εr/A/d। ये आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एरिया पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, ये आपका डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेपरेशन, दूरी पे। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र में होता है, तो साथियों एक संधारित्र होता है कंडक्टर सेपरेटेड बाय द इंसुलेटर। ठीक है, एक कंडक्टर आप ले लीजिए, मान लीजिए, अब बीच में क्या इन दोनों से सेपरेट है? क्या इंसुलेटर के थ्रू, यानी डाइलेक्ट्रिक के थ्रू ये सेपरेट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमिटिविटी को दर्शाता है। तो दोस्तों परमिटिविटी को फैरेड/मीटर में दर्शाते हैं, या फिर कह सकते हैं आप इसका यूनिट यही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निर्भर करता है? तो दोस्तों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नमी पर भी डिपेंड करता है, ताप पर भी डिपेंड करता है और मोटाई पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका तीनों सही होगा। क्यों? और दोस्तों हवा का आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि हवा का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं होता है 30 kb/cm। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी कैपेसिटर पर उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो क्या होगा? उसका डाइलेक्ट्रिक क्रैक या पंचर हो जाएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, किसी भी मान लीजिए पिन इंसुलेटर ही मान लीजिए, उसका मैक्सिमम आप 33 kV तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आप 33 से उस पर ऊपर अधिक वोल्टेज देंगे तो आप कहते नहीं है कि यह पंचर हो गया या कि क्रैक हो गया। ठीक है, इंसुलेटर नाम नहीं बोलते हैं हम लोग, पंचर हो गया। तो क्यों? क्योंकि उसको हाई मतलब उसकी लिमिट से आपने ज़्यादा वोल्टेज दे दिया। मान लीजिए गाड़ी का टायर है, उसमें अगर आपने फिक्स है कि आपको 30 से देना है, प्रेशर भरना कितना, तो फिक्स है, तो आपने उससे अधिक अगर भरेंगे तो टायर तो पंचर होगा ना। तो वही कुछ रहा है कि जब किसी कैपेसिटर पर उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज दिया जाए तो उसका डाइलेक्ट्रिक क्रैक या पंचर हो जाएगा। तो बात सही है दोस्तों। तो हमारा साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले हम आपके लिए इससे भी अच्छे बेटर और अच्छे। और दोस्तों कुछ भी कमी रह जाती हो तो आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, हम लोग उससे अपने अगले वीडियो में सुधार करने का कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद साथियों बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की पल पल की अपडेट आपको
मिलती रहे। और इस वीडियो का PDF लिंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो के PDF मिलते हैं। दोस्तों वीडियो में आप PDF के साथ साथ आप लोग दोस्तों वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि वीडियो से आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये आपको एग्जाम समय में वो PDF काम आएगा। ठीक है, मैं PDF आपको इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप लोग की तैयारी एकदम चकाचक हो जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी सारे PDF से आप एग्जाम समय में आप क्विक रिविजन कर पाएंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन को रट के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से नहीं गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और वीडियो को पूरा हो सके बिना, अगर वीडियो को देखिए तो समय निकाल के, जब आपको समय मिले तो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो को अगर स्किप करेंगे, आप कोई भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जानते हैं दोस्तों, इससे मैं ये जो पढ़ाता हूँ तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लिख पाता हूँ, तो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ तो आप लोग उसे आप लोग अगर सुनेंगे, अगर आपको वो पॉइंट अच्छा लगा हो या आप उसके बारे में ना जानते हो तो आप उसे नोट कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पॉज ना स्किप ना किया कीजिए, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।